नमस्कार। आज हम भारत के बदलाव की कहानी को समझेंगे, वो भी जनवरी 2025 की कुछ बहुत ही अहम घटनाओं के जरिए। ये एक ऐसे देश की तस्वीर है जो हर मोर्चे पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आज हम कहाँ-कहाँ जाएंगे? हम देखेंगे कि भारत की संस्थाएं कैसे बदल रही हैं, दुनिया में भारत की क्या भूमिका है, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे डिजिटल हो रही है, तरक्की को नापने के नए पैमाने क्या हैं और भविष्य का विज्ञान क्या गुल खिला रहा है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी देश के भविष्य को समझना होना तो सबसे पहले उसकी बुनियाद को देखना पड़ता है, और भारत की बुनियाद है उसकी संस्थाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं नीति आयोग की। इसने हाल ही में अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। ये वही संस्था है जो प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग की जगह आई थी, और इसका एक ही मकसद था, विकास को एक नई रफ्तार देना। अच्छा, तो इसने 10 सालों में किया क्या है? इसका सबसे बड़ा काम रहा है केंद्र और राज्यों के बीच एक पुल बनाना। इसका जो टीम इंडिया हब है ना, वो एक तरह से सभी राज्यों को एक टेबल पर ले आता है ताकि सब मिलकर देश के विकास के लिए काम करें। इसी को तो कहते हैं सहकारी संघवाद। और सिर्फ नीति आयोग ही नहीं, एक और बहुत बड़ी संस्था ने एक अहम पड़ाव पार किया है, हमारा चुनाव आयोग। सोचिए, 75 साल, ये वो संस्था है जिसने हमारे लोकतंत्र को इतने सालों से जिंदा और मजबूत रखा है। लेकिन देखिए, जब हम संस्थाओं की बात करते हैं तो सिर्फ उनकी तारीफ करना काफी नहीं है, उनकी चुनौतियों को भी समझना पड़ता है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जितना भ्रष्ट राज्य उतने ज्यादा कानून। ये बात हमें सीधे सीधे एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ ले जाती है, और वो है भ्रष्टाचार। तो सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार से लड़ने वाली जो संस्थाएं हैं, जैसे लोकायुक्त, उन्हें और ताकतवर कैसे बनाया जाए? सुझाव ये है कि इसे सभी शिकायतों के लिए एक मेन एजेंसी बना दिया जाए। राज्य के बड़े बड़े अफसरों को भी इसके दायरे में लाया जाए, और सबसे जरूरी, इसे पैसे और काम करने की पूरी आजादी दी जाए। अच्छा, जब देश के अंदर की संस्थाएं मजबूत होती हैं ना, तो उसका असर दुनिया में भी दिखता है। तो चलिए अब देखते हैं कि विश्व मंच पर भारत का कद कैसे बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में एक बड़ी खबर है क्वाड से जुड़ी हुई, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसने भी अपने 20 साल पूरे कर लिए हैं। ये एक बहुत ही जरूरी रणनीतिक साझेदारी है, खास तौर पर इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए। तो ये क्वाड है क्या? देखिए, ये सिर्फ 4 देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका का एक ग्रुप नहीं है। ये एक सोच है, एक विजन है कि हिंद प्रशांत का इलाका सबके लिए खुला और सुरक्षित रहे। और मजे की बात यह है कि ये लोग सिर्फ सेना और सुरक्षा की बात नहीं करते। ये क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब पर भी मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब दुनिया बदल रही है तो साझेदारियां भी। चलिए अब दुनिया से घूमकर देश की इकोनॉमी पर आते हैं। और यहां तो एक डिजिटल क्रांति चल रही है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। जब हम डिजिटल इकोनॉमी कहते हैं ना, तो दिमाग में सिर्फ बड़ी बड़ी टेक कंपनियां आती हैं। लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। सोचिए, हमारा बैंकिंग, हमारा व्यापार, ये सब डिजिटल हो रहे हैं। मतलब पुराने से पुराना बिजनेस भी अब टेक्नोलॉजी को अपना रहा है, और यही बदलाव हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को एक नया इंजन दे रहा है। और अगर कोई शक है तो जरा ये आंकड़े देखिए। आईसीटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करने में हम दुनिया में नंबर 2 पर हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के मामले में हम तीसरे नंबर पर हैं। और ये वाला तो कमाल ही है, दुनिया के आधे से ज्यादा, मतलब 55% से भी ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हमारे देश में हैं। साफ है, हम सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि एक डिजिटल सुपर पावर बन रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमी बढ़ रही है, हम डिजिटल हो रहे हैं, सब बढ़िया है। लेकिन क्या तरक्की का मतलब सिर्फ पैसा होता है? क्या प्रोग्रेस को नापने का कोई बेहतर तरीका हो सकता है? चलिए इसी पर थोड़ा सोचते हैं। हम सब ने जीडीपी के बारे में सुना है, मतलब देश की कुल कमाई। लेकिन इसमें एक बड़ी कमी है। ये नहीं देखती कि कमाई करने में हमने अपने जंगल, अपनी नदियां, अपनी हवा को कितना नुकसान पहुंचाया। यहीं पर आता है ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि भाई, कमाई में से पर्यावरण को हुए नुकसान की कीमत घटाओ, तब पता चलेगा कि असली तरक्की कितनी हुई। और सुनिए, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं रह गई हैं। हमारे ही देश में छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ग्रीन जीडीपी को अपना लिया है। ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। और क्यों ना हो, सोचिए, छत्तीसगढ़ का करीब करीब 44% हिस्सा जंगलों से ढका है। ये कितनी बड़ी दौलत है। अब जाकर इस प्राकृतिक खजाने को भी देश की तरक्की में गिना जाएगा। चलिए अब इकोनॉमी और पर्यावरण से आगे बढ़ते हैं
और चलते हैं भविष्य की लैब में। बात करते हैं उस साइंस की जो कल की दुनिया को आज बना रहा है। यहाँ हम बात करने वाले हैं जीनोम सीक्वेंसिंग की। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। समझिए, ये किसी भी जीव की पूरी जन्म कुंडली पढ़ने जैसा है। उसके डीएनए में क्या लिखा है, कौन सी बीमारी हो सकती है, कैसा विकास होगा, सब कुछ। और इस फील्ड में भारत ने एक जबरदस्त माइलस्टोन हासिल किया है। हमारे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ने 10,000 भारतीयों के जीनोम को सफलतापूर्वक सीक्वेंस कर लिया है। और कमाल की बात यह है कि यह सारा डेटा अब रिसर्च के लिए ओपन है। मतलब अब नई नई खोजों का दरवाजा खुल गया है। तो ये होता कैसे है? बहुत सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। पहले सैंपल से डीएनए निकालते हैं, फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, फिर एक मशीन उन टुकड़ों को पढ़ती है, और आखिर में एक सुपर कंप्यूटर उन सारे टुकड़ों को सही क्रम में जोड़कर पूरा जेनेटिक मैप बना देता है ना कमाल? लेकिन इसका फायदा क्या है? फायदा बहुत बड़ा है। सोचिए, भविष्य में डॉक्टर किसी बीमारी का इलाज उसके डीएनए के हिसाब से करेंगे। हम पहले से जान पाएंगे कि किसको कौन सी बीमारी होने का खतरा है। खेती में हम ऐसी फसलें बना पाएंगे जिन पर मौसम की मार का असर न हो। ये सच में हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। तो हमने देखा कि भारत हर मोर्चे पर बदल रहा है। हमारी संस्थाएं, दुनिया में हमारी जगह, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा विज्ञान। ये एक बहुत ही रोमांचक दौर है, इसमें कोई शक नहीं। पर यह एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। इस जबरदस्त बदलाव को सही दिशा में बनाए रखने के लिए हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती आखिर क्या होगी?